जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा था। हैशटैग था बीजेपी हेट्स ओबीसी, यानी बीजेपी ओबीसी की घृणा करती है या उसका द्वेष करती है। तो हमारे मन में यह सवाल आया कि क्या कांग्रेस ओबीसी का हेट नहीं करती है? क्या कांग्रेस ओबीसी के हितैषी है? और इसी सवाल पर सोचते सोचते हमें एक आर्टिकल मिला। आर्टिकल है द प्रिंट का। द प्रिंट शेखर गुप्ता, जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, उनके द्वारा चलाया जा रहा वेब पोर्टल है। उनकी एक ऑथर है प्रीति सिंह, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में तमाम बातें लिखी, लेकिन जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है, वो ये है कि कांग्रेस ना तो ओबीसी के विरोध में है और ना ही ओबीसी आरक्षण के विरोध में। तो उसी पर, उस आर्टिकल में कई सारी बातें लिखी गई है, कई सारे दावे किए गए हैं, और उन तमाम दावों पर, तमाम बातों पर, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर विकास चौधरी पटेल जी है। हम उनका एमएनटीवी पर स्वागत करते हैं। और आर्टिकल में जो बातें लिखी है, जो दावे लिखे हैं, वो सही है या उसके पीछे और कुछ कारण है, उसकी कहानी कुछ और है, ये जानने की कोशिश करते हैं। विकास पटेल जी, एमएनटीवी पर फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। वो आर्टिकल आपने भी पढ़ा होगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद एमएनटीवी पर बुलाने के लिए। जी, वो आर्टिकल हमने पढ़ा, तो आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये पता चला कि उसमें जो वास्तविक तथ्य हैं वो तथ्यों को छुपाया गया है। और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस के द्वारा इस तरीके के आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन जो वास्तविक बातें हैं उनको बिल्कुल भी टच तक भी नहीं किया गया है। तो आर्टिकल के पीछे का जो मकसद लगा, वो मकसद लगा कि अभी तक बीजेपी ने यूज किया ओबीसी का, तो अभी कांग्रेस ये चाह रही है कि जो ओबीसी के लोग हैं उनका यूज करने के लिए उनको अपने फेवर में लाया जाए। तो इसके लिए इस तरीके के आर्टिकल लिखवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वैसे भी जो जी जी जी, बोलिए बोलिए। वैसे भी जो कांग्रेस की अगर हम विचारधारा देखें, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 से लेकर अब तक, कभी भी कांग्रेस ओबीसी के समर्थन में खड़ी हुई नहीं रही। 1848 में ज्योतिबा फुले ने पिछड़े वर्गों के तमाम लोगों का आंदोलन शुरू किया था, एससी एसटी ओबीसी के लोगों का, इनकी आजादी का। ज्योतिबा फुले की भी राय कोई अच्छी नहीं थी कांग्रेस के बारे में, बल्कि जब कांग्रेस के लोग उनसे मिलने के लिए गए तो ज्योतिबा फुले ने कहा था कि तुम ब्राह्मण लोग अगर बकरी भी चराने का काम करो तो तुम ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने का काम करोगे। मतलब तुम कभी भी बराबरी में विश्वास नहीं करते। तुम अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे हो, कल अंग्रेज चले जाएंगे और तुम्हारा राज आ जाएगा, और जब तुम्हारा राज आएगा तुम हम जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन विश्वास नहीं है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ज्योतिबा फुले ने मना किया था। ज्योतिबा फुले से ज्यादा विद्वान आदमी आधुनिक भारत में ओबीसी में कोई पैदा नहीं हुआ, और इसका सबूत यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते। कांग्रेस ने आज तक ज्योतिबा फुले को भारत रत्न नहीं दिया, जबकि आजादी के बाद सबसे ज्यादा राज अगर देश पर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, मगर ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। अगर हम छत्रपति साहू महाराज की बात करें, तो जब तिलक साहू महाराज के पास में गए थे तो साहू महाराज ने तिलक को भी ये बात कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हम जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा तो हमारे साथ क्या करोगे। ये बात तिलक को साहू महाराज ने कही। और पेरियार रामास्वामी नायकर तो कांग्रेस के अंदर ही थे, और 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस के लोग जो ब्राह्मणों की गुलामी है, पिछड़े वर्गों की, इससे लड़ाई लड़ने का कोई काम नहीं करेंगे। जब एक हॉस्टल में ब्राह्मणों के लिए अलग भोजन बन रहा था और दूसरी जातियों के लिए अलग भोजन बन रहा था, तो पेरियार ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था। जब पेरियार ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया तो ये बात गांधी जी को पहुंची, गांधी जी को उनकी शिकायत पहुंची। तो गांधी जी ने पेरियार को कहा था कि पेरियार, छुआछूत खत्म करना
हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। और इसलिए पेरियार ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और पेरियार ने एक बहुत गंभीर बात कही थी। वो गंभीर बात ये थी कि गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, इससे देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। तो देश में अंग्रेजों के जाने के बाद में ब्राह्मणोक्रेसी आ गई और ये ब्राह्मणोक्रेसी लाने का श्रेय कांग्रेस का है। तो कांग्रेस कभी भी ओबीसी के साथ में खड़ी नहीं रही। इतना ही नहीं, बिहार में एक त्रिवेणी संघ का आंदोलन चला, यादव कुर्मी कोयरी लोगों ने उसको चलाया था, ओबीसी के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने। वो लोग जब कांग्रेस के पास में टिकट मांगने के लिए गए तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि पहले उनको कहा कि योग्य आदमी ढूंढ कर लाओ। जब वो योग्य आदमी ढूंढ कर ले आए तो उनको कहा गया नहीं, अभी योग्य आदमी से काम नहीं चलेगा, अभी खद्दरधारी ढूंढ के लाओ, खद्दर पहनने वाला। उस समय गांधी ने खद्दर पहनने का अभियान चलाया था, तो उनको कहा गया खद्दरधारी ढूंढ के लेके। और जब वो खद्दरधारी ढूंढ के लेके गए तो उनको कहा गया कि जो जेल गया हो उसको ढूंढ के लाओ, आजादी की लड़ाई में जो जेल गया है उसको ढूंढ कर लाओ। जब वो जेल जो गया था उसको ढूंढ कर लाए तो उनको कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया कि क्या वहां पार्लियामेंट के अंदर जाकर के साग भाटा बोना है, क्या वहां भेड़ बकरियां चरानी है, क्या वहां भैंसे पालनी है। तो ये जो कांग्रेस का व्यवहार रहा, यही व्यवहार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जब 1918 में साउथ बोरो कमीशन आया था और छत्रपति साहू महाराज जीवित थे उस समय, भास्कर राव यादव ने ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए किया था। जब ये मांग हुई थी उस समय तिलक ने यही बयान दिया था कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं। तो अगर कांग्रेस का पुराना इतिहास देखा जाए तो तब भी कांग्रेस ओबीसी के विरोध में थी और गांधी ने एक भी ओबीसी के आदमी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया था। गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी ने ओबीसी के लोगों का समर्थन लिया, लेकिन ओबीसी का एक भी मुद्दा गोलमेज सम्मेलन में खड़ा नहीं किया, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी विरोध किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध वहां नहीं कर पाए तो यहां आकर के इतना विरोध किया कि पूना पैक्ट हो गया। और पूना पैक्ट हो गया, इसकी वजह से केवल शेड्यूल कास्ट का नुकसान नहीं हुआ, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों का भी नुकसान हुआ। तो कांग्रेस का पुराना इतिहास एससी एसटी ओबीसी के विरोध का है। और अगर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अभी तक का इतिहास देखा जाए तो वो भी ओबीसी के लोगों के विरोध में है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस, पहले बीजेपी, आज जिस भूमिका में बीजेपी आपको दिख रही है, इसी भूमिका में पहले कांग्रेस हुआ करती। जब छत्रपति साहू महाराज की 1922 में हत्या हो गई तो छत्रपति साहू महाराज के हत्या होने के बाद में कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों को गुमराह किया राष्ट्रवाद के नाम पर। आज जो बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर ओबीसी के लोगों को गुमराह कर रही है, उस समय कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह किया और जो सत्य शोधक समाज का मूवमेंट था उसको कांग्रेस में विलीन कराया और ओबीसी के लोगों को कहा हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर ओबीसी के लोगों का मूवमेंट खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस का इतिहास है। तब से लेकर के अब तक कभी भी कांग्रेस ओबीसी के समर्थन में खड़ी नहीं रही है। पूरी तरीके से झूठ बातें लिखी गई, तथ्यों को दबाया गया है। जी, उस आर्टिकल में जो बातें लिखी है, एक एक करके जो दावे किए गए हैं, एक एक करके हम लोग उस दावे के बारे में जो सच्चाई है, जो आप कह रहे हैं कि जो बातें लिखी है जानबूझकर कुछ बातों को छुपाया गया है, तो उसको हम उजागर करने का काम करेंगे। आर्टिकल में पहला दावा ये किया गया है कि जब संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ और वो रिजर्वेशन को लेकर था, तो उसमें पंडित नेहरू का योगदान है ये अमेंडमेंट करवाने में, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब आरक्षण मौलिक अधिकार में नहीं था। और तमिलनाडु में एक दुराई राजा विरुद्ध चंपक इस प्रकार का जो मामला खड़ा हुआ, उसके बाद संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा और संविधान के 15(4) में 16(4) में संविधान आरक्षण को डाल दिया गया। तो इसमें पंडित नेहरू जी का योगदान है, ऐसा एक दावा इसमें किया गया है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या वाकई में पंडित नेहरू का योगदान रहा है या उनको ये मजबूरी में करना पड़ा? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, जब 1950 में संविधान लागू हुआ 6 जनवरी 1950 को,
और 1951 में मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपन दुराई रंजन द्वारा हाई कोर्ट में ये केस किया गया और हाई कोर्ट में ये तर्क दिया गया कि एक तरफ संविधान कह रहा है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये जो है आरक्षण जाति के नाम पर दिया जा रहा है, तो ये मौलिक अधिकार को काउंटर कर रहा है। तो इसके आधार जो मद्रास हाई कोर्ट था उसने आरक्षण के विरोध, हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ को काउंटर कर रहा है। इसके आधार, हाँ, इसके आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दिया। तो जब ये बात पेरियार रामास्वामी नायकर को पता चली तो उन्होंने बड़ा हंगामा दक्षिण भारत में खड़ा कर दिया, और जब बड़ा हंगामा दक्षिण भारत में खड़ा हो गया तो नेहरू बहुत परेशान हो गए कि अगर ये दक्षिण भारत का हंगामा कहीं उत्तर भारत में पहुंचा तो किसी तरीके से तो हमने बाबा साहब अंबेडकर को, किसी तरीके से हमने उनकी कुछ बातें मानकर और कुछ बातें नहीं मानकर हमने ये मामला मैनेज किया है सारा, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर भारत तक ये मामला पहुंच गया तो फिर इस आंदोलन को रोक पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए नेहरू बहुत ज्यादा घबरा गए, और घबरा करके उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को यह कहा कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसका रास्ता निकाला कि अगर ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को आरक्षण काउंटर कर रहा है तो आरक्षण को भी मौलिक अधिकार बनाना होगा, मौलिक अधिकार के कॉलम में डालना होगा। इसलिए आरक्षण को भी मौलिक अधिकार के कॉलम में बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री थे और उनके हाथों से ये पहला अमेंडमेंट हुआ। नेहरू दबाव की वजह से ये सारा अमेंडमेंट करने के लिए नेहरू ने कहा, नेहरू नहीं चाहते थे। नेहरू का जो मुख्यमंत्रियों को उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर उन्होंने 27 जून 1961 को लिखा हुआ सारे मुख्यमंत्रियों को। उसमें नेहरू जी कहते हैं कि हम SC ST को रियायत देते देते हम तंग आ चुके हैं, और हम इतना तंग आ चुके हैं कि हम उनके नियमों से परेशान हो गए हैं, आरक्षण के नियमों से, और इससे दोयम दर्जे का राष्ट्र निर्माण होगा, इसलिए मैं आरक्षण का विरोधी हूं। और उन्होंने कहा ये आरक्षण का इतना ज्यादा मामला बढ़ गया है कि अब पदोन्नति में भी आरक्षण का मामला शुरू किया जा रहा है, मैं इसके भी बहुत ज्यादा विरोध में हूं। तो नेहरू तो आरक्षण के बहुत ज्यादा विरोध में थे, वो कभी आरक्षण लागू करना नहीं चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन का प्रभाव था, आंदोलन का दबाव था, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें संविधान में कांग्रेसियों का बहुमत होने के बावजूद भी उनको स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन अगर आज कांग्रेसी ये कहें कि नहीं ये कांग्रेस की वजह से हो गया, तो ये पूरी तरीके से गलत है। आंदोलन के प्रभाव और आंदोलन के दबाव की वजह से उनको ऐसा करना पड़ा, ये वो करना चाहते थे, ये बात सही नहीं। जी जी, और इसमें जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से बाबा साहब आम्बेडकर ने ये रास्ता उनको दिया कि ये मौलिक अधिकार में उसको डालना चाहिए, जो आरक्षण का विरोध हो रहा है। हाँ, आरक्षण को ही, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी 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 जी। दूसरा एक दावा इस आर्टिकल में किया गया है प्रीति सिंह, जो कि प्रिंट की ऑथर है, उनके द्वारा कि काका साहब कालेलकर जो कमीशन है वो कमीशन बनाने में पंडित नेहरू का अहम भूमिका रही है, और उन्होंने ये काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया ओबीसी को आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 340 के तहत। तो सवाल यह है कि नेहरू 62 तक जिंदा रहे, 62-64 तक, जो अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 62 या 64 तक नेहरू जी जिंदा रहे। तो 1952-53 में जो आयोग बना उसको लागू करने के लिए लागू क्यों नहीं किया, उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? देखिए, कांग्रेस के लोग ये चाहते ही नहीं थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए आर्टिकल बनाया, चूंकि एक भी ओबीसी को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया था। जी। अगर कांग्रेस के लोग ओबीसी के हितैषी होते तो संविधान सभा में ओबीसी के लोगों को भी टिकट देते, मगर एक भी ओबीसी को कांग्रेस के लोगों ने टिकट नहीं दिया था। जब बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा तो ये सवाल खड़ा किया गया कि जो है उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि सरकार आयोग गठित करेगी और आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी, मगर कांग्रेसियों द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया कि सरकार आयोग गठित कर सकती है ऐसा लिखा जाए, करेगी कंपलसरी ये ना लिखा जाए, कर सकती है ऐसा लिखा जाए। और इस पर वोटिंग हुई। 312 सदस्यों में से 212 सदस्य अकेले कांग्रेस के थे संविधान सभा।
और उसमें जब वोटिंग हुई तो ये बात लिखा गया कि सरकार आयोग का गठन कर सकती है, सरकार आयोग की रिपोर्ट लागू कर सकती है। ये बात आर्टिकल 340 में लिखी गई। आर्टिकल 340 बनाने का श्रेय कांग्रेस को नहीं जाता। आर्टिकल 340 बनाने का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को है, उन्होंने बनाया। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को भी ये बात पता नहीं है। वो बहुत सारे ओबीसी के लोग पूछते रहते हैं आखिर बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया। बाबा साहब ने ओबीसी के आरक्षण के लिए जब आर्टिकल तैयार किया था तो उसपे ये सवाल खड़ा किया गया कि ओबीसी कौन है, इसकी पहचान ही नहीं है। सरदार पटेल ने ये सवाल खड़ा किया था उस समय कि ओबीसी कौन है, इसकी पहचान किया जाए। ओबीसी कौन है, इसकी पहचान ही नहीं है, जिनको आप आरक्षण देना चाहते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा था इस बात के लिए कि ओबीसी की पहचान किया जाए। लेकिन संविधान 1950 को लागू हो गया और 1950 को संविधान लागू हो गया और लगभग 1.5 साल बीत गए, मगर नेहरू ने कमीशन गठित नहीं किया। जब नेहरू ने कमीशन गठित नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहते रहे कमीशन गठित करने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए, मगर नेहरू ने कमीशन गठित नहीं किया। तो 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोगों को मालूम नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग का आयोग नेहरू गठित नहीं कर रहे थे, इसके लिए इस्तीफा दिया। ये बात भी ओबीसी के लोगों को अभी तक भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, मगर ये फैक्ट है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जी ये हेलो बात उस आर्टिकल में भी नहीं लिखी है। हाँ, ये बात उस आर्टिकल में भी नहीं लिखी है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, लिखा जाना चाहिए। जी इसीलिए मैंने कहा बहुत सारे तथ्यों को उसमें छुपाया गया और केवल कांग्रेस ने ही सब कुछ किया, ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश उस आर्टिकल में की गई है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लोगों के साथ में मिलजुल करके रैलियां करना शुरू किया, कार्यक्रम करना शुरू किया, ओबीसी के लोगों को जागृत करना शुरू किया और ओबीसी के एजेंडे को अपने एजेंडे में प्रमुखता से रखा बाबा साहब अम्बेडकर। इसकी वजह से नेहरू को यह लगा कि ओबीसी जिस तरीके से जागृत हो रहा है और ओबीसी कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ना चला जाए, इसलिए दबाव में आकर के नेहरू ने कमीशन गठित किया। 29 जनवरी 1953 को उन्होंने काका कालेलकर कमीशन बनाए। अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब ये पिछड़े वर्ग के लोगों का कमीशन था, जब ये ओबीसी के लिए आयोग बन रहा था, तो इसका प्रेसिडेंट भी किसी ओबीसी के आदमी को बनाया जाना चाहिए था। मगर नेहरू ने काका कालेलकर जो ब्राह्मण थे उनको इसका प्रेसिडेंट बनाया। मतलब आयोग बनाने के पहले ही ओबीसी के साथ धोखेबाजी करनी है, ये बात तय कर ली गई थी और इसलिए एक ब्राह्मण को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। और उन्होंने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट भी दे दी। अब काका कालेलकर ने 55 को रिपोर्ट दे दिया और उसके बाद लगभग 10 साल नेहरू जिंदा रहे, 9-10 साल लगभग नेहरू जिंदा रहे। तो इतने लंबे समय में उन्होंने कभी भी कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि 57 का जो चुनाव था, तो 57 के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरीके से प्रमुखता के साथ ओबीसी का मुद्दा उठा रहे थे, तो कालेलकर कमीशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को बाबा साहब अम्बेडकर उठाते तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता जी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो हत्या कराई गई, वो हत्या आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर कराई। ऐसा जिन लोगों ने, विलास खराज जी ने जो किताब लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या, उसमें लिखा भी गया। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या भी कराई गई कि ओबीसी को अधिकार ना देना पड़े, क्योंकि ओबीसी को अधिकार देने से ये लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि एससी एसटी से ही घबराए हुए थे। ओबीसी को भी दे देते तो फिर तो बहुत ज्यादा संकट इनके लिए, जो ब्राह्मण राज स्थापित करने का मामला था, वो तो खड़ा नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की भी हत्या कराने का काम किया। ये भी एक बात, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो कालेलकर कमीशन का श्रेय नेहरू को जाता है, ये श्रेय जो देने वाले लोग हैं उनको परिस्थितियां नहीं पता है, किस मजबूरी में नेहरू ने कालेलकर कमीशन बनाया। अच्छा चलो मान लिया बनाया, ओबीसी के हितैषी थे, बनाया तो लागू करना चाहिए था, लागू नहीं किया। और लागू करने के बजाय जो कालेलकर था उसको नेहरू ने बुला करके डांटा
और डांटने के बाद उस रिपोर्ट के विरोध में ही कालेलकर से लेटर लिखवाया और उस लेटर का हवाला देते हुए बाद में नेहरू ने इस रिपोर्ट को कचड़े के डब्बे में डाल दिया और कहा कि जिस आयोग का अध्यक्ष ही इससे सहमत नहीं है, इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता, और उसको खत्म कर दिया। तो नेहरू ओबीसी के हितैषी थे, ये बात कहीं से भी साबित नहीं होती। जी जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात इस वक्त बताई है कि जो कमीशन का जो अध्यक्ष है, अगर पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन बना है तो उसका अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का ही व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग की समस्या है, क्या रिकमेंडेशन करनी चाहिए, क्या उनकी समस्या है, कैसे उसे हल किया जाए, उसके बारे में जानकारी होगी। और आज जो लोग, खासकर कांग्रेसी लोग, जो ओबीसी लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, वे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने बीपी शर्मा, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, बीपी मंडल, बीपी शर्मा, जो अभी जिन्होंने क्रीमिलेयर वगैरह जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि बीजेपी ने एक नॉन ओबीसी या ब्राह्मण को इसका अध्यक्ष बनाया है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि पंडित नेहरू ने ही इसकी शुरुआत की है, ओबीसी के लिए कमीशन बना है और उसका अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बना दे, तो धोखाधड़ी होना स्वाभाविक बात है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। बात नेहरू के होने के बाद इंदिरा गांधी का भी एक लंबा कार्यकाल रहा है देश में, और उस वक्त जिसका आपने अभी जिक्र किया मंडल कमीशन का, तो मंडल कमीशन के कार्यकाल 2 बार बढ़ाने का जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी को इस आर्टिकल में दिया गया है, और इसको मतलब इसे ओबीसी पर किए हुए उपकार की तरह दिखाया गया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, 21 मार्च 1979 को मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन बनने के बाद में उसका निर्धारित जो कार्यकाल था उसमें कार्य पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये निर्धारित प्रक्रिया होती है कार्यकाल बढ़वाने का। अब चलो, इंदिरा गांधी क्या कर सकती थी, वो एहसान बता रहे, इंदिरा गांधी क्या कर सकती थी? वो एक काम ये कर सकती थी कि निर्धारित समय में आपने अपना कार्य पूरा नहीं किया, इसलिए हम मंडल कमीशन को भंग करते। तो इससे तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता, क्योंकि जनता पार्टी ने मंडल कमीशन गठित किया था और जनता पार्टी तो कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई थी, तो इससे तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। तो ये कोई एहसान की बात नहीं है, बल्कि मजबूरी में इंदिरा गांधी को वो समय बढ़ाना पड़ा उसका। वो समय नहीं बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसको निरस्त नहीं कर सकती थी। अगर निरस्त करती तो फिर तो जनता पार्टी के लोग चढ़ाई कर देते, बहुत बड़ा आंदोलन, मंडल का चल ही रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता ओबीसी का। अगर इंदिरा गांधी हितैषी ही थी तो 1980 में रिपोर्ट आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को आई, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 80 से 84 4 साल होते हैं। 4 साल के अंदर इंदिरा गांधी अगर ओबीसी की हितैषी होती तो मंडल कमीशन को लागू कर दिया होता। वीपी सिंह की सरकार तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी 90 तक, मगर इंदिरा गांधी ने तो लागू नहीं किया। इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, ये एक बात। दूसरा, इंदिरा गांधी ने सिखों के स्वर्ण मंदिर पर इसीलिए हमला कराया कि जो इतना बड़ा मंडल का मामला चल रहा है इसको काउंटर किया जाए, और खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई इंदिरा गांधी ने शुरू कराई, और उसमें इंदिरा गांधी की जान चली गई। तो इंदिरा गांधी अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की हितैषी थी तो उनके पास 4 साल का समय था, उन्होंने मंडल क्यों नहीं लागू किया? बल्कि ये तो प्लान बना करके मंडल को काउंटर करने के काम में लगी हुई थी। जी जी, वीपी सिंह की एक सरकार रही जिसने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। केवल 2 सिफारिशें वो लागू कर पाए। उसके बाद कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। तो सवाल है कि जो कांग्रेस अगर ओबीसी और आरक्षण की हितैषी है, तो फिर उन्होंने बची हुई जो मंडल कमीशन की सिफारिशें है वो क्यों लागू नहीं की, और क्रीमिलेयर जो लगाया गया 92 में उसको संसद के अंदर खारिज क्यों नहीं किया? 2 सवाल है।
नहीं, जहां तक राजीव गांधी का मामला है तो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। जी जी अगर राजीव राजीव गांधी चाहते तो राजीव गांधी भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर सकते थे। जी वो भी प्रधानमंत्री रहे लगातार 5 साल। मगर राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, और जब मंडल कमीशन का दबाव ज्यादा बढ़ गया तो राजीव गांधी ने श्रीलंका को विभाजन करने की रणनीति बनाई ताकि मंडल के मुद्दे को काउंटर किया जा सके। और श्रीलंका को विभाजन करने के मुद्दे की वजह से उनको जो है उनकी हत्या हो गई। मंडल को दबाने के लिए इंदिरा गांधी की जान चली गई, मंडल को दबाने के लिए राजीव गांधी की जान चली गई। तो राजीव गांधी ने जब मंडल लागू हुआ था तो भी राजीव गांधी ने कोई जो है उसका विरोध ही किया था पार्लियामेंट के अंदर, उसका समर्थन नहीं किया था। तो पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध किया था। दूसरी बात यह है कि मंडल जो बीपी सिंह ने मंडल लागू किया, 2 सिफारिश नहीं, बीपी सिंह ने एक ही सिफारिश केवल लागू किया, नौकरियों में 27% आरक्षण। बीपी सिंह ने जब 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया तो केवल एक सिफारिश लागू किया, नौकरियों में 27% आरक्षण। और ये जो एक सिफारिश बीपी सिंह ने लागू किया था तो बीपी सिंह भी दबाव में लागू किए थे। बीपी सिंह भी कोई स्वेच्छा से मंडल लागू नहीं करना चाहते थे। मोरारजी देसाई भी लागू नहीं करना चाहते थे। जब राम अवधेश जी बिहार के जो थे, उन्होंने पार्लियामेंट में उनको कहा, मोरारजी देसाई को, कि भाई आप तो घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि पिछड़े वर्ग का आयोग लागू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हर वादा पूरा नहीं किया जाता। तो राम अवधेश सिंह ने उस समय उनको कहा था कि अगर यही बात आपने विदेश की किसी, लंदन की, पेरिस की किसी पार्लियामेंट में आपने कही होती कि हर वादा पूरा नहीं किया जाता, तो आपके ऊपर अंडे पड़ते, आपको अंडे झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता, सड़े अंडे। तो वो भी लागू नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचने के लिए मंडल कमीशन बना दिया। कहा ये कालेलकर कमीशन पुराना हो गया, मंडल कमीशन बना देते। बीपी सिंह भी लागू नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग बीपी सिंह को मसीहा मानते हैं, बीपी सिंह ने लागू किया। एक्चुअल में बीपी सिंह भी लागू नहीं करना चाहते थे, पिछड़े वर्ग के लोगों का लगातार दबाव था। और उस समय काशीराम जी सक्रिय राजनीति में आ गए। काशीराम जी सक्रिय राजनीति में आ गए थे, तो काशीराम जी की बड़ी अहम भूमिका मंडल को लागू करवाने के लिए रही। काशीराम जी ने, जो देवीलाल थे, देवीलाल चूंकि जाट थे और जाट को मंडल कमीशन में रखा नहीं गया था, तो बीपी सिंह ने क्या चालाकी किया कि देवीलाल जी को ही मंडल लागू करने वाली समिति का अध्यक्ष बना दिया। अब देवीलाल जी के सामने संकट खड़ा हो गया कि अगर हम मंडल लागू करते हैं तो हमारे लोग हमारे विरोध में चले जाएंगे, नहीं लागू करते हैं तो हमारे एजेंडे में है, ओबीसी के लोग हमारे विरोध में चले जाएंगे। तो बीपी सिंह ने फंसाने का काम किया देवीलाल। तो काशीराम जी ने देवीलाल जी से कहा कि हम तो आपको लीडर समझते थे, मगर इन लोगों ने तो आपको लीडर बना दिया, हम और आप मिल करके कुछ करते हैं। तो जब ये मामला खड़ा हुआ और देवीलाल ने अलग रैली बुला ली, जब देवीलाल ने अलग रैली बुला लिया तो जो पिछड़े वर्ग के तमाम नेता थे, उन लोगों ने बीपी सिंह के ऊपर दबाव बनाया कि हमारे नेता तो देवीलाल हैं, हम तो देवीलाल जी के साथ चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो आपकी सरकार बची रहे तो आपको मंडल लागू करना होगा। तो इसलिए बीपी सिंह ने कहने सुनने के लिए मंडल लागू किया, नहीं तो बीपी सिंह पूरी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर सकते। मगर उन्होंने केवल एक पॉइंट ही मंडल कमीशन का लागू किया, बाकी कोई लागू नहीं किया। और उसके बाद फिर 91 में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कांग्रेस चाहती तो एक बीच में सवाल है कि मंडल कमीशन में टोटल कितनी सिफारिशें है अभी भी? मंडल कमीशन में लगभग 19 सिफारिशें प्रमुख रूप से हैं, मैं उनको बता भी सकता जी। दूसरा यह है कि जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस ने मंडल को जो बची हुई सिफारिशें थी उसको लागू करना चाहिए था, मगर लागू नहीं किया। और लागू करने का तो छोड़ो, जब ये मंडल कमीशन का फैसला आया तो फैसला आने के बाद भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने में बाकी बची हुई सिफारिशें एक तो लागू कर सकती थी, उसको कांग्रेस ने लागू नहीं किया। दूसरा, कांग्रेस जो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर
लगाया गया था असंवैधानिक तरीके से, उसको कांग्रेस खत्म कर सकती थी, मगर उसको भी कांग्रेस ने करने का काम नहीं किया। अब रही बात कि कांग्रेस का ये दावा है कि हम जो है ओबीसी के समर्थन में है, तो किस प्रकार से ओबीसी के समर्थन में है? अभी तक तो कोई भी काम ऐसा दिखता नहीं है जो ओबीसी के समर्थन के लिए कांग्रेस ने किया हो, ऐसा कोई काम अभी तक नहीं दिखा। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये दावा उस आर्टिकल में किया गया है, द प्रिंट के आर्टिकल में, कि कांग्रेस ने ही ओबीसी के बच्चों को हायर एजुकेशन में आरक्षण दिलाया है और एससी एसटी ओबीसी को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है। क्या कहेंगे इन दोनों बातों पर? क्या क्या सच्चाई है? जब हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन इतना महंगा हो गया जी कि ओबीसी के पहुंच से ही बाहर हो गया। अब कांग्रेस को भी पता है कि ओबीसी के 99% ओबीसी के पहुंच से हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन बाहर हो गया, क्योंकि ओबीसी के या तो किसान है, या तो छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, या तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। तो उनकी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चे को तैयारी कराएं, 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च करके वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन दिला सके, ये उनकी स्थिति नहीं है। तो ऐसे समय में हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन तो मिला, मगर फीस में कोई छूट तो मिली नहीं। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को फीस में भी छूट मिलती है, मगर ओबीसी को कहीं पर भी फीस में कोई छूट नहीं मिल रही है, ये एक बात है। दूसरी बात, 2009 में आरटीई का कानून आ गया, और जब आरटीई का कानून आ गया तो जो प्राइमरी एजुकेशन था उसके इतने ज्यादा बुरे हालात हो गए कि वो जो प्राइमरी स्कूलों में गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते। तो ये सारा कांग्रेस ने प्लान बना करके किया। पहले प्राइमरी एजुकेशन को भी चौपट कर दिया, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन का व्यवसायीकरण कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी के पहुंच से ही दूर हो गई। और दिखावा करने के लिए हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो हमने चलो आपको दे दिया, देना था तो तभी दे देते, तब तो दिया नहीं। 2007 में दिया, मंडल लागू हुआ 92 में, दिया 2007 में। तो इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। ओबीसी के अंदर जागृति बढ़ रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है रिजर्वेशन के मुद्दे पर, ओबीसी के मुद्दे पर, तो थोड़ा हम जो है कोई काम करके ऐसा कर दिखा दें कि हम भी ओबीसी के समर्थक। दूसरा जो निजीकरण का मुद्दा है, तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात पूंजीपतियों को कही थी, जो कि इस लेख में भी लिखा गया है, कि अगर पूंजीपति स्वेच्छा से वंचित वर्गों को आरक्षण नहीं देते हैं तो हम बाध्य होंगे निजीकरण में आरक्षण लागू करने के लिए। तो मेरा सवाल यह है कि 10 साल तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्या पूंजीपतियों ने एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया स्वेच्छा से? नहीं दिया। तो मनमोहन सिंह जी को वो लागू करना चाहिए था, मगर उन्होंने लागू करने का काम नहीं किया। तो ये केवल कहने की बातें हैं, दिखाने के दांत है, खाने के नहीं है। ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। कांग्रेस का जो पुराना चरित्र था वही चरित्र आज भी है, केवल कांग्रेस दिखाने के लिए दिखाती है। नहीं, हम आपके शुभचिंतक हैं, और वो दिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ओबीसी के अंदर भी अभी जागृति बढ़ रही है, रिजर्वेशन को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के जागृति बढ़ रही है। इसलिए कभी बीजेपी को कहना पड़ता है कि हम तुमको आरक्षण दे रहे हैं, कभी कांग्रेस को कहना पड़ता है। मगर एक्चुअल बात यह है कि ये दोनों के दोनों लोग इसी प्रकार से जो है ओबीसी के लोगों को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। जब मंडल कमीशन को काउंटर किया गया, मंडल कमीशन को जब काउंटर किया गया बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा खड़ा करके, तो ये अकेले बीजेपी ने नहीं किया, ये कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किया। राम जन्मभूमि जिसको कहते हैं, वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने का काम कांग्रेस ने किया, उसका ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया, और ये सारा बैकग्राउंड बना करके कांग्रेस ने दिया बीजेपी के लोगों को। और बीजेपी के लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई तो भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री का टेलीफोन नहीं उठ रहा था। तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके ओबीसी के मंडल कमीशन को दबाने के लिए ये सारी साजिश की थी। तो कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं है, एक ही है। जी जी,
जिस कांग्रेस ने निजीकरण की शुरुआत की 1990 से, और वही कांग्रेस उसके बाद कह रही है कि हम निजीकरण में आरक्षण देंगे, तो ये अपने आप में एक मजाक है एससी एसटी ओबीसी के साथ। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे हम पहले कैंसर का वायरस बांटे, फिर उसके बाद कैंसर की दवा भी खुद बना के ही बेचे। जब 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 90 जब मंडल कमीशन लागू होने वाला था, तो इससे कांग्रेस के लोगों को समझ में आया कि अब एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा, और जब एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा तो ब्राह्मणों का कब्जा कैसे होगा। तो इसलिए जब गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर रहेंगे तो ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कांग्रेस ने शुरू किया, निजीकरण करने का काम कांग्रेस ने शुरू किया, और रिजर्वेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब वही कांग्रेस सहानुभूति के लिए कह रही है नहीं, रिजर्वेशन निजीकरण में भी होना चाहिए, निजी क्षेत्रों में भी होना चाहिए। तुम्हारी सरकार थी, तुमने तो किया नहीं। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उन्हीं की 10 साल गवर्नमेंट थी, वही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये कहने की बात है जी। यानी एससी एसटी ओबीसी को पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी थी आरक्षण को लागू करना, लेकिन उन्होंने एससी एसटी ओबीसी को जो है वो पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया, और उन्होंने भी लागू नहीं किया, और ना ही कांग्रेस की मंशा थी आरक्षण को निजी क्षेत्र में लागू करने की। चूंकि ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, कुछ दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल जी है, और हम लोग एक आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं, जो आर्टिकल 2-3 दिन पहले ही द प्रिंट नाम के वेब पोर्टल पर आया था। और उस आर्टिकल में प्रीति सिंह नाम की जो ऑथर है, उन्होंने ये दावा किया था कि कांग्रेस ओबीसी और आरक्षण की हितैषी है। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी दावे उस आर्टिकल में किए गए हैं, एक एक दावों की सच्चाई हम लोग जान रहे हैं। विकास जी, आप कुछ बोल रहे थे अभी। मैं ये कह रहा था कि अब पूंजीपतियों को ही अगर देख लिया जाए तो कौन लोग हैं, या तो ब्राह्मण है या तो बनिया है जी। अब वो ब्राह्मण बनिया जो पूंजीपति हैं, वो बैकवर्डों को, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को स्वेच्छा से रखेंगे। अगर ये इतना ही रिजर्वेशन लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हजारों साल से जिन लोगों ने अधिकार वंचित रखा, गुलाम बना के रखा, मनमोहन सिंह जी को ऐसा लगता है कि नहीं, आज उनके कहने से वो स्वेच्छा से रख लेंगे। तो स्वेच्छा से रखने का मामला नहीं है, बल्कि जानवर को कसाई की दया पर छोड़ने का मामला है। कि हम कह रहे हैं कि तुम इसके ऊपर दया कर दो, मगर कसाई का तो काटने का काम है, जानवर का तो काटेगा ही काटेगा। उसी प्रकार से पूंजीपतियों के सामने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को छोड़ दिया, जैसे कसाई के सामने जानवर को छोड़ दो कि भैया इसको मत काटो, हाथ जोड़ो, मगर वो तो काटेगा ही काटेगा, उसका काम ये, उसका धंधा है काटने का। जी जी जी। अभी अभी सोनिया गांधी जी ने कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, और नीट की जो परीक्षा है उसमें ओबीसी आरक्षण की उन्होंने बात कही है। क्या कहेंगे इस पर? क्या कांग्रेस वाकई में ओबीसी के आरक्षण की हितैषी है? वाकई में कांग्रेस को ओबीसी का आरक्षण लागू करवाना है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा? नहीं, निश्चित रूप से पॉलिटिकल एजेंडा ही है, क्योंकि कांग्रेस की आज तो सोनिया गांधी विपक्ष में चिट्ठी लिखी, मगर सोनिया गांधी जब सत्ता पक्ष में उनकी पार्टी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय इस आर्टिकल में जाति आधारित गिनती का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि आज की तारीख में जाति आधारित गिनती का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओबीसी के लिए। तो जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, जबकि कालेलकर कमीशन ने भी सबसे पहले ये रिकमेंड किया था कि ओबीसी की गिनती किया जाए, और बार बार कई लोगों ने, कई कमीशन ने, चाहे बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए मांग किया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वामन मेश्राम जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया था उस समय कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती, ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ये अभियान जब उन्होंने देश भर में चलाया, तो ये अभियान पहुंचते पहुंचते तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं तक पहुंच गया।
और जब पिछड़े वर्ग के नेताओं तक ये बात पहुंच गई तो वो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी क्यों नहीं करते। और हंगामा इतना बड़ा था कि 2-3 दिन तक पार्लियामेंट बंद हो गई। शायद भारत के इतिहास में ओबीसी के लोगों ने पार्लियामेंट 2-3 दिन तक बंद कर रखी हो, या पहला ही ऐसा उदाहरण था। और जब पार्लियामेंट बंद हो गई तो कांग्रेस बहुत संकट में आ गई कि अब क्या करें। गिनती करते हैं तो ओबीसी को हक अधिकार मिल जाएगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अगर गिनती नहीं करते हैं तो ओबीसी हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस संकट में फंस गई। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया कि हम ओबीसी की गिनती करें, मगर किया ही नहीं। जब कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर बयान देने के बाद में गिनती नहीं किया और जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया उसकी भी रिपोर्ट नहीं ओपन किया, तो ये तो सोनिया गांधी ने पत्र लिखा, इसका क्या विश्वास माना जाए। पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हम करेंगे, उसके बाद नहीं किया, तो केवल पत्र लिखा है, इसका तो कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। और गिनती नहीं किया, यहां तक नहीं, आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने चिंतन किया कि अभी ये तो बहुत बड़ा बाउंडल खड़ा हो गया है ओबीसी का, और अगर ओबीसी की गिनती हो गई तो सारा का सारा पोल खुल जाएगा और ये बहुत बड़ी राजनैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां इससे पैदा हो सकती हैं। और जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है भारत में, तो उसको खतरा पहुंच सकता है। तो इसलिए आरएसएस और कांग्रेस ने मिलजुल करके बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को मैदान में उतारा, भ्रष्टाचार विरोधी बड़ा आंदोलन खड़ा की। वैसे देखने में लोगों को लगता है कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे कांग्रेस के विरोध में थे, मगर वास्तविकता यह है कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती के विरोध में मैदान में उतारा गया। और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को मैदान में उतारा, बाबा रामदेव लड़की के कपड़े पहन करके भी भागे। ये भी एक स्टंट था प्रोपोगंडा का, ताकि और ज्यादा मामला फैले। क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती तो धरना स्थल से बाबा रामदेव भाग नहीं सकते थे, उनको पकड़ लेती। पकड़ने का मामला था नहीं, उनको लड़की के कपड़े में भगाने का मामला था। लड़की के कपड़े की भी तो व्यवस्था कहीं से हुई होगी, आखिर तुरंत हम पैंट शर्ट में तुरंत लड़की के कपड़े कहां से आ जाएंगे भागते समय। तो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का उपयोग किया गया। उस समय ओबीसी के लोगों को मैं ये बात कह रहा था, ये बात समझा रहा था कि ये बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जो हैं, ये ओबीसी की गिनती का मुद्दा दबाने के लिए बैठे हुए हैं। जिस दिन ओबीसी की गिनती का मुद्दा दब गया, उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी संकेत जी शायद आपको भी पता नहीं होगा, आप मीडिया में है, कि अन्ना हजारे किधर है। मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं किधर, जबकि भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। बाबा रामदेव कहते थे तेल डीजल पेट्रोल की कीमतें जो है 35 रुपए 25 रुपए हो जानी चाहिए, वो तो डीजल पेट्रोल बराबर हो गया, 80 रुपए के ऊपर चला गया। मगर ये लोग कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो ये प्रायोजित आंदोलन खड़ा किया गया। जैसे मंडल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के कमंडल का आंदोलन, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आंदोलन शुरू किया था, वैसे ही जाति आधारित गिनती के बड़े आंदोलन को काउंटर करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया। इसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट में जो आश्वासन दिया था वो नहीं किया, तो सोनिया गांधी ने अगर चिट्ठी लिख दिया तो इसके आधार पर यह मान लिया जाए कि नहीं, सोनिया गांधी ओबीसी के लोगों की हितैषी हैं, ये माना नहीं जा सकता। लेकिन हमारा जो ओबीसी समाज है संकेत जी, उसकी एक बहुत बड़ी खामी, वो खामी ये है कि वो जानते हैं, ब्राह्मण लोग, बीजेपी कांग्रेस के लोग इस बात को जानते हैं। चुनाव के पहले राजनाथ सिंह ने कहा था ओबीसी की गिनती करेंगे, बाद में कुछ पता नहीं चला, नहीं किया। तो वो जानते हैं कि जब इनको हल्दी लगाने से ही ये पीले, हल्दी दिखाने से ही पीले पड़ जाते हैं ओबीसी के लोग, तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है। जब हमारे चिट्ठी लिखने से ही ये खुश हो जाते हैं, चलो नीट में रिजर्वेशन होना चाहिए, कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही, चलिए विपक्ष में है, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दिया तो कांग्रेस, ऑल इंडिया में कांग्रेस का संगठन है, सड़कों पर उतरे नीट में रिजर्वेशन के लिए। मगर ऐसा तो कांग्रेस कर नहीं रही है। तो ये केवल हल्दी दिखाने का मामला है, हल्दी लगाने का मामला नहीं है। हम ओबीसी के लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि भैया हल्दी देख करके पीले मत हो, कम से कम लग जाए तो ही पीले हो। जी जी। क्या ये ऐसा माना जाए कि अपनी राजनीति बचाने के लिए, क्योंकि जो जनाधार है कांग्रेस का,
दिन ब दिन घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं अपना एक राजनीति में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे, ओबीसी को लुभाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, क्योंकि उनका जनाधार समाप्त हो रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो जनाधार बताया जाता रहा है अभी तक, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का बताया जाता रहा। अब शेड्यूल कास्ट के लोग पूरी तरीके से कांग्रेस की बदमाशी समझ गए। शेड्यूल कास्ट के लोगों के कांग्रेस की बदमाशी समझने की वजह से ऑल इंडिया में कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई। अब कांग्रेस को ऐसा भी लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग शायद हमारे झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस ओबीसी के लोगों को, कांग्रेस ये समझ रही है कि जो जाहिल ओबीसी के लोग हैं वो तो हिंदू के नाम पर बीजेपी के साथ में, लेकिन कम से कम जो पढ़े लिखे ओबीसी के लोग हैं उनको मूर्ख बना करके, उनको हल्दी दिखा करके अपने खेमे में खड़ा किया जा सकता है, मूर्ख बना सकते। शायद ये कांग्रेस की पढ़े लिखे ओबीसी को मूर्ख बना करके अपने फेवर में खड़ा करने की कोशिश है, क्योंकि जाहिल लोगों को तो हिंदू बना करके बीजेपी ने अपने फेवर में खड़ा किया। जो थोड़ा रिजर्वेशन की सोच रहे हैं, रिजर्वेशन की समझ रहे हैं, उनको मूर्ख बना करके अपने फेवर में खड़ा करने की ये कांग्रेस की कोशिश लग रही है। जी जी, आपने हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र किया है। हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इस बीच में बहुजन समाज के यानी एससी एसटी ओबीसी के लोग पिसते हैं। उनको इसकी समझ नहीं होती। पिसने के बाद उनको समझ में आता है कि हमारा इस्तेमाल हुआ है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैं आपसे ओबीसी के बारे में जानना चाहूंगा कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, इनसे अगर ओबीसी ने खुद को बचाना है तो क्या करना होगा, कैसे वो खुद को इस ब्राह्मणी षड्यंत्र से बचा सकते हैं? देखिए, हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं। हिंदुत्व का मतलब ही है कि ओबीसी एससी एसटी को मूर्ख बनाने की विचारधारा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। क्योंकि ना तो हिंदू नाम का कोई धर्म है, ना रामायण महाभारत गीता वेद पुराण में कहीं हिंदू शब्द लिखा हुआ है। ये हिंदू तो मुगलों द्वारा दी गई गाली है, ऐसा दयानंद सी ने लिखा हुआ है। तो ये अगर ये ब्राह्मण लोग अपने को विद्वान कहते हैं, और ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हीन, हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। ये तो अपने धर्म का नाम भी रखने में सक्षम नहीं है, काहे के विद्वान लोग हैं। तो ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो ब्राह्मण जब जजिया टैक्स लगा मुगलों के समय में, तो उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा ये हिंदू है एससी एसटी ओबीसी के लोग, हम हारे हुए नहीं है, हम नीच नहीं है, हम कायर नहीं है, हम काले नहीं है, हम चोर नहीं है। क्योंकि हिंदू का मतलब यही होता है पर्शियन डिक्शनरी में। लेकिन जब वयस्क मताधिकार लागू हुआ, तो वयस्क मताधिकार की आहट जब हुई, क्योंकि लंदन में लागू हुआ तो आहट भारत में हो गई कि यहां भी लागू होगा, तो हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करने का कार्यक्रम चला। इनको मूर्ख बना करके इनका समर्थन हासिल करने का कार्यक्रम ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया। वो करने के पीछे का मकसद ये था कि एडल्ट फ्रेंचाइज में 3.5% के ब्राह्मण कभी भी शासक नहीं बन सकते हैं जब तक उन्हें एससी एसटी ओबीसी के लोगों का समर्थन ना मिले। अब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को तो अछूत, शूद्र और जंगली बना के रखा हुआ है ब्राह्मणों ने हजारों साल से। तो अछूत कहने पर, शूद्र कहने पर, जंगली कहने पर इनको वोट हमारा मिल नहीं सकता था। तो इसलिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि अगर ये इनको हिंदू कहा जाए तो हिंदू कहने के आधार पर हम इनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। अब दो ही समय हम हिंदू रहते हैं, जब हमको वोट लेना होता है, जब हमारा वोट लेना होता है तब हम हिंदू, जब मुसलमानों से लड़ना होता है तब हम हिंदू हैं। दो ही समय पर हम हिंदू हैं, और बाकी जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तब हम में से कोई भी हिंदू नहीं है। तब हम एससी एसटी ओबीसी हो जाते हैं, अलग अलग जातियों के हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते। और रही बात ये हार्ड हिंदुत्व की बात है, जो खुलकर चिल्लाते हैं हम हिंदुओं के हितैषी हैं। रही बात सॉफ्ट हिंदुत्व कहने वाले अपने को सेकुलर कहते हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग थोड़ा जागृत लोग हैं, दो धाराएं जो ब्राह्मणों की हैं, ये बीजेपी एक कांग्रेस, तो बीजेपी अपने को हार्ड हिंदुत्ववादी कहती है। तो हार्ड हिंदुत्व में जो ज्यादा जाहिल टाइप के लोग हैं, हिंदू के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो लोग हार्ड हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के शिकार हो जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि
नहीं सबको देश में रहना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, तो उनको लगता नहीं यार ये बीजेपी खराब है, सेकुलर तो कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों मिलकर के ही हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला कर सत्यानाश कर रहा है, दूसरा शांति से सत्यानाश कर रहा है। सत्यानाश करने का काम दोनों कर रहे हैं, एक हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा सेकुलर के नाम पर इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करने का काम दोनों कर रहे हैं, कल्याण कहीं से भी नहीं। जी शुक्रिया विकास चौधरी जी, आपने एमएनटीवी के लिए समय दिया। और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, संकेत जी, दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस अभी भी हितैषी है तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का मुद्दा कांग्रेस को उठाना चाहिए। जी आज भी 80% से ज्यादा कब्जा ब्राह्मणों का है जी, हर जगह है। न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस को उठाना चाहिए, ओबीसी की गिनती का मुद्दा कांग्रेस को उठाना चाहिए, 50% के जो क्राइटेरिया है इसको खत्म करने का मुद्दा कांग्रेस को उठाना चाहिए। तमाम राज्यों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं है, यह मुद्दा भी कांग्रेस को उठाना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस को उठाना चाहिए। और सवाल ये भी है, जब इतने दिन कांग्रेस सरकार में रही तो इन मुद्दों को लागू क्यों नहीं किया? आज न्यायपालिका से आरक्षण के विरोध में लगातार फैसले आ रहे हैं, तो न्यायपालिका में अगर कांग्रेस ने आरक्षण लागू किया होता तो आज एससी एसटी ओबीसी के विरोध में फैसले नहीं आते। लेकिन अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित करती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलजुल करके हम लोगों का सत्यानाश करने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और ये उनकी आपसी मिलीभगत है। इसलिए ओबीसी के लोगों को और तमाम दूसरे जो पिछड़े वर्ग के एससी एसटी के और दूसरे लोग हैं उनको भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर सतर्कता बना करके अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए। जी शुक्रिया विकास चौधरी जी, फिर एक बार आपने हमें समय दिया। और जी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने बताई वो ओबीसी के लोगों को समझ में आएगी। और जो मुद्दे आपने कांग्रेस को उठाने के लिए कहे हैं, फिर चाहे वो रिजर्वेशन एक्ट बनाने का मुद्दा हो या फिर जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, तो ये तमाम बातें उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने एजेंडे पर ले। केवल लेटर लिखने से ओबीसी आपके साइड में, आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। अब ये 1992 का ओबीसी नहीं है, ये 2021 का 2020-21 का ओबीसी है। तो ये बिल्कुल इन बातों को भी कांग्रेस ने ध्यान में रखना चाहिए। और आखिरी बात जो शुरू में विकास चौधरी जी ने कही थी कि कांग्रेस ओबीसी के विरोधी है, हितैषी है या नहीं है, आरक्षण के हितैषी है या नहीं है, इस चर्चा से हम ये नहीं सिद्ध करना चाहते हैं कि बीजेपी ओबीसी या आरक्षण की हितैषी है, हितैषी नहीं है। हम इस पर इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी जो है वो आरक्षण की हितैषी है। कांग्रेस और बीजेपी, जैसा कि विकास चौधरी जी ने बताया, एक ही थाली के जैसा कहा जाता है वो है। और फिर एक बार मैं विकास चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आपके जो इस बारे में जो जानकारी आपको मिली है और उस बारे में हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने जो ख्यालात है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।